एग्री स्टडी इंडिया चैनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर के लिए जो आपका सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। उनके कुछ प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें इस श्रृंखला में जो प्रश्न रहेंगे वो 60 प्रश्नों की श्रृंखला है और हमें उम्मीद है कि आपके आने वाले एमसीक्यू जो पैटर्न के आधार पे आप लोगों के परीक्षाएं होंगी उसमें आपके लिए लाभप्रद होंगी। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न संख्या 1, मृदा क्षरण के कारण होते हैं। सॉइल इरोजन इज केजेड ड्यू टू। मृदा क्षरण के क्या कारण होते हैं? प्रश्न ऑप्शन संख्या ए तीव्र शहरीकरण, ऑप्शन बी अधिक चराई, ऑप्शन सी पौधों को कटना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मृदा क्षरण सॉइल इरोजन का मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? तो इसमें जो है तीव्र शहरीकरण, अधिक चराई, पौधों को काटना, और ये तीनों ऑप्शन जो है आपके ठीक हैं। तो इसमें रहेगा ऑप्शन संख्या ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी रहेगा आपका, क्योंकि इसमें जो है आपके चारों ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? अवनलिका क्षरत बृहद रूप है। गली इरोजन इज एट द एडवांटेज स्टेज। तो गली इरोजन है वो एक एडवांस स्टेज है किसकी? ऑप्शन ए परत क्षरण की, ऑप्शन बी वर्षा बूंद क्षरण का, ऑप्शन सी अंतःनालिका क्षरण का, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गली इरोजन है वो किसका बृहद रूप है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका बेटर है, इसको कहेंगे रिले इरोजन। तो रिले इरोजन जो है अवनालिका क्षरण का बृहद रूप है, यानी अवनालिका जो क्षरण है वो बृहद रूप है किसका? अंतःनालिका क्षरण का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है? निम्नलिखित में से कौन मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, और ऑप्शन सी ग्लेशियर, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड टू द सॉइल इरोजन? तो मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है, तो मृदा क्षरण को आपको पता है वायु द्वारा, जल द्वारा, और ये उपयुक्त में तो 2 तो हो ही गए, और ग्लेशियर द्वारा, तो उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन 3 का डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, निम्नलिखित फसलों में कौन सा मृदा क्षरण को रोकने में सबसे अधिक प्रभावकारी है? तो जो जो आपका इरोजन है, तो इरोजन को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से कपास, मक्का, अरहर और हरा चना। तो निम्नलिखित में से मृदा क्षरण को रोकने में सबसे प्रभावकारी है वो है ऑप्शन सी आपका अरहर। अरहर जो है वो इरोजन को कंट्रोल करने का, सॉइल इरोजन कंट्रोल करने का इन तीनों में बेस्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहते हैं इसको देखते हैं जरा। प्रश्न संख्या 5, परत क्षरण के कारण होता है। सीट इरोजन इज कैज्ड बाय। परत क्षरण किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए तीव्र हवा, ऑप्शन बी ग्लेशियर, ऑप्शन सी नदी के जल का तीव्र बहाव, और ऑप्शन डी अधिक वर्षा। तो परत क्षरण जो होता है, जो सीट इरोजन होता है, वो अधिक वर्षा यानी हैवी रेनफॉल के कारण होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ऑप्शन सही जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 6 जो है उसको हम देखते हैं। 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, अब नालिका को किसके
द्वारा हटाया जाता है? अब नालिकाएं। गलीज आर रिमूव्ड बाय, गली इरोजन किसके द्वारा हटाया जाता? ऑप्शन ए समतलीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी मेड अनुरेखण यानी कि रिज फ्रेसिंग के द्वारा, कठोर परत को तोड़कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब अवनालिका जो गलीज का निर्माण हो जाता है, जब पानी तेज़ बारिश होती है, तो उसके बाद में सीट इरोजन, गली इरोजन जब होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि नालियों का, अवनालिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो अवनालिकाओं को ख़त्म करने के लिए हमको किसका किया जाता है? समतलीकरण किया जाता है, यानी कि लेबलिंग की जाती है। तो ऑप्शन सी का वो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए है वो ठीक रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है जल क्षरण का सही क्रम है। तो अभी जो हमने आपको बताया था कि बारिश से जो इरोजन होता है, कौन कौन सा उसका सही जो है वो इसका क्रम होगा। तो इसमें पहले करता परत, अवनालिका, नलिका और क्षरण, ठीक है। यानी ये कहता सीट, गली और रिल इरोजन। तो अगली देखते हैं नलिका यानी कि रील, उसके बाद में वर्षा बूंद जिसको स्प्लैश कहते हैं, और परक्षण जिसको सीट इरोजन कहते हैं। फिर उसके बाद में ये कह रहा है वर्षा बूंद यानी स्प्लैश, वर्षा की बूंदें हुई। उसके बाद सीट इरोजन हुआ यानी परत हुआ। फिर उसके बाद में रील हुआ यानी कि नलिका का निर्माण हुआ, और उसके बाद में गली इरोजन हुआ। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बेस्ट है ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। सबसे पहले वर्षा की बूंदें होंगी, उसके बाद में सीट टूटेगी, उसके बाद में क्या होता है रिल होता है, और उसके बाद में गली इरोजन होता है। वर्षा बूंद, परत, नालिका, अवनालिका क्षरण। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु क्षरण अधिक होता है, वायु क्षरण अधिक होता है। तो वायु क्षरण कहाँ अधिक होता है? देखते हैं इस प्रश्न को क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। दोमट मृदा में, चिकनी मृदा में, बलुई मृदा में, खाली बलुई मृदा में। तो जो आपका वायु क्षरण होगा तो बलुई मृदा में होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखा खाली बलुई मृदा, यानी एक बलुई मृदा है उसमें कोई क्रॉप हल्की फुल्की लगी हुई है, और एक बिल्कुल ऐसा खेत है जिसमें यानी बालू है और उसमें कोई क्रॉप नहीं। तो बेसिक सी बात है, जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो खाली बलुई मृदा जो है वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगी, यानी कि वायु क्षरण सबसे ज़्यादा किस में होगा? खाली बलुई मृदा में। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 10। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक समस्याग्रस्त मृदाएं पाई जाती हैं? विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट प्रॉब्लमेटिक सॉइल इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त मृदाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ऑप्शन को चेक करते हैं एक बार, क्या क्या ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा बिहार दे रखा है। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जो है वो हमारा ऑप्शन राइट होगा। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे ये रहा, जलमग्नता के कारण होती है। जलमग्नता यानी कि वाटर लॉगिंग इज ड्यू टू, जलमग्नता किसके कारण होती है, यानी जल भराव की समस्या जो होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी खराब जल निकास यानी कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम, और ऑप्शन सी उच्च जल स्तर यानी हाई वाटर लेवल, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए अधिक बारिश होगी तब भी जलमग्नता होगी, खराब जल निकास यानी पानी भर गया है तब भी, और निकलने का कोई रास्ता नहीं तब भी जो है वाटर लॉगिंग हो जाएगी। उच्च जल स्तर यानी कि जब उच्च जल स्तर यानी कि वाटर लेवल जब ऊपर होगा तब भी ये समस्या आएगी। तो 11 का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 को हम पढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं, डिजर्ट सोइल्स आर फाउंड इन। ऑप्शन ए ह्यूमिड रीजन, ऑप्शन बी कहता है हमारा एरिड एंड ह्यूमिड रीजन,
ऑप्शन सी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा 12 का जो ऑप्शन होगा कि शुष्क मृदाएं यानी डेजर्ट सोइल पाई जाती, तो वो पाई जाती हमारी ऑप्शन सी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, यानी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो है हमें शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड में होंगी, ओएमआर शीट पे होंगी, और आपका जो सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, इसका ये पेपर बनाया गया। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों को याद कर लिया जाए। तो प्रश्न संख्या 13 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु क्षरण का प्रकार नहीं है। तो वायु क्षरण का प्रकार नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द विंड इरोजन। तो विंड इरोजन का कौन सा टाइप नहीं है। तो पहला देखते हैं बहिर्वेदन यानी एक्सट्रूशंस, नंबर सेकंड सॉल्ट्रेशन, और थर्ड जो है सरफेस क्रीप, और ऑप्शन डी सस्पेंशन। तो निम्नलिखित में कौन सा वायु क्षरण का प्रकार नहीं है, तो वो एक्सट्रूशंस नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। एक्सट्रूशंस यानी बहिर्वेदन जो है वो हमारा नहीं है। बाकी ये सारे जो हैं वायु क्षरण के प्रकार हैं, इन तरह से प्रकाश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या करता है, मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार, एक सेकंड, मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार किसी कार्य के लिए कौन सा वर्ग अनुपयोगी है। अकॉर्डिंग टू द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन विच क्लास इज नॉट यूज इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में कौन सा क्लास जो है वो अनुपयोगी है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो 5 से 8 जो क्लास होता है वो अनुपयोगी होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। यही पूछा जाता है कि अनुपयोगी कौन सा है, तो वो आप 5 से 8 कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, और प्रश्न संख्या 15 करता है लवण प्रतिरोधी किस्म यानी साल्ट टोलरेंट क्रॉप है। तो लवण के प्रतिरोधी जो क्रॉप है वो है आपकी बरले। प्रश्न संख्या 15 का जो होगा आपका सी जो है ऑप्शन सही होगा, बरले, यानी कि जौ जो है वो टोलरेंट क्रॉप है, किसके प्रति, सॉल्ट के प्रति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, पीएच शब्द को प्रतिपादित किया था, यानी कि पीएच वर्ड को किसने दिया था, तो वो है प्रश्न ऑप्शन सी सोरेनसन। प्रश्न संख्या 16 का सी सोरेनसन जो है ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, जब POH का सांद्रण 1/10-5 है तो पीएच मान होगा। तो 10 के पावर -5 है तो उसका पीएच मान कितना होगा। ये प्रश्न संख्या आपका जो है वो 17 है, और 17 का ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, और ऑप्शन सी 9, और ऑप्शन डी जो है आपका 14 है। तो जो इसका पीएच मान होगा वो पीएच मान आपका 9 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 के बाद में प्रश्न संख्या आपका आता है 18, और इन जो ये जो 17, 18 और आपके कुछ एक आध और आएंगे प्रश्न, तो ये फार्मूला याद करने वाले प्रश्न हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इन फार्मूला को आप एक बार सभी लोग लिख लें, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। ये कहता है विनिमय सोडियम बटा धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100 सूत्र से क्या ज्ञात किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 कि विनिमय सोडियम बटा धनायन विनिमय क्षमता गुणा 100 सूत्र से क्या ज्ञात किया जाता है। तो आपको बता दें, विनिमय सोडियम जो आपका और विनिमय धनायन क्षमता इंटू 100 ये होता है ESP का, ESP के लिए होता है। और ESP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज। तो इसमें क्या पूछा जाता है, जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है वो निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, और प्रश्न संख्या 19 कहता है
प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे फसल दी गई, अनुकूलतम पीएच मान यानी पीएच वैल्यू दे रखी गई है। तो फसल के साथ साथ कौन सी सुटेबल पीएच वैल्यू है उसको देखा जाएगा। तो ये कहता है धान 4 से 6 पीएच, ठीक है, धान के लिए 4 से 6। जई जो है यानी ओट 5 से 7.7 यानी कि अम्लीय से लेके और हल्की क्षारीय तक, ठीक है। आलू अम्लीय से अम्लीय, ठीक है। गेहूं जो है आपका 4 से 5, ये जो है आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन आपको यही बनेगा, क्योंकि क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं के लिए जो पीएच होता है वो होता है आपका 5.5 से 7.7 तक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखकर निम्नलिखित में से सबसे अधिक लवण प्रतिरोधन क्षमता वाली फसल है। जो लवण को सबसे अधिक सहनशील कर सकती है वो कौन सी फसल है। तो ऑप्शन ए मूली, ऑप्शन बी मसूर, ऑप्शन सी मटर और ऑप्शन डी कपास। तो टॉलरेंट क्रॉप जो है, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप जो है वो हो जाएगी हमारी कपास। तो कपास जो है साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। तो प्रश्न संख्या 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे। 21 कह रहा है कि अम्ल वर्षा का कारण है, यानी कि एसिड रेन कैसेज ड्यू टू। तो अम्ल वर्षा किस लिए होती है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर ऑक्साइड। तो उपरोक्त सभी, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अम्ल वर्षा कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड ये तीनों के कारण होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 कहता है ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों की जुताई के लिए ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सिंचाई की सही विधि है। तो जो अपलैंड एरियाज होते हैं, अनड्यूलेटिंग एरिया होती हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया होती हैं, उनमें सिंचाई की कौन सी अच्छी जो मेथड है वो सबसे अच्छा कौन सा। और देखते हैं ऑप्शन, पूर्ण सिंचाई, बौछारी सिंचाई, टपक सिंचाई। तो पूर्ण सिंचाई तो आपको पता ही दिया गया है कि फौरों में हुआ था, कूड़ों में सिंचाई की जाती है, तो दिस इज कॉल्ड टू बी द फैरो इरिगेशन। बौछारी सिंचाई आपको पता है, इसको कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। और टपक सिंचाई इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई। तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए जो हमारी सबसे बेस्ट सिंचाई की विधि है वो बौछारी सिंचाई। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 मृदा कणों के विकर्णी पिंडन के लिए आवश्यक है। मृदा कणों के विकर्णी पिंडन के लिए आवश्यक, यानी एलिमेंट इनिशियल फॉर द डिफ्लोकुलेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इज। तो मृदा कणों के विकर्णीकरण के लिए जो आवश्यक है वो होता है सोडियम। और सोडियम को ऑप्शन देखते हैं, सोडियम जो है ऑप्शन डी जो है हमारा 23 का सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलमग्नता को कैसे रोका जा सकता है, यानी वाटर लॉगिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मृदा संरचना को सुधार करके, ठीक है। मेड़ों में पौधों को उगाकर, ठीक है। चारों तरफ बड़े वृक्षों को लगा के, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर जल भराव की समस्या होती है तो उसको कैसे कहा जा सकता है, मृदा की संरचना को कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, मेड़ों पौधों को उगाया जा सकता है, और जो चारों तरफ के जो है उनके बाड़ों को उसमें वृक्ष लगाए जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी आपका देहरादून। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका भोपाल, और भोपाल ऑप्शन सी है। तो हमारा प्रश्न संख्या 25 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 प्रश्न को देखते हैं। 26 प्रश्न क्या कहता है, शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं। शुष्क मृदाएं जो हैं वो पाई जाती हैं।
तो शुष्क मृदाएं जो पाई जाती हैं इसको देते हैं ऑप्शन ए एंटीसोल, ऑप्शन बी अल्फीसोल, ऑप्शन सी एरिडीसोल और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया जो शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं वो एरिडीसोल में पाई जाती हैं और इन्हीं एरिडीसोल को मरुभूमि, शुष्क भूमि और ये कहाँ रेगिस्तान यानी मरु क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी जो 26 का हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें जो गलत जो चूना पदार्थ दे रखा गया है उदासीनीकरण जो वैल्यू दे रखी गई है यानी न्यूट्रलाइजिंग जो वैल्यू दे रखी गई है वो किससे मैच नहीं करती है, उसके बारे में देखते हैं। तो चूना पदार्थ हो गया, उदासीनीकरण का मान हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो क्या बन रहा है। बिना बुझा चूना 1.79 ठीक है। कैल्साइट, तो कैल्साइट का तो ये 100 होता है, कैल्साइट जो है वो 100 होता है। डोलोमाइट 109, बेसिलिटी फ्लैग यानी जो बेसिक स्लैग होता है उसका होता है 86। तो जो अभी हमने आपको बताया कैल्साइट होता है, इसका जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कैल्साइट सुमेलित नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आती है प्रश्न संख्या 28 और 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। इसमें भी सही सुमेलित नहीं पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो से चूना पदार्थ दे रखा है और अणुसूत्र इनके दे रखे गए हैं कि क्या इसका अणुसूत्र बनेगा। तो कैल्साइट जो है, कैल्साइट का होता है CaCO3 ठीक है। डोलोमाइट का CaMg CO3 का होल ट्वाइस ठीक है। बिना बुझा चूना CO2 का और बुझा हुआ चूना CaOH CO2। तो इसका जो होगा 28 का जो होगा वो डी होगा, क्योंकि डी में जो है बुझा हुआ जो चूना होता है उसका जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस ठीक है, ये होता है बुझा हुआ चूने का। तो इसमें जो है हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है, वो बुझा हुआ चूना सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 और 29 कहता है एसिड सल्फेट मृदा को किस रूप में जाना जाता है। तो एसिड सल्फेट जो मृदा है वो किस रूप से जानी जाती है। तो 29 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29 एसिड सल्फेट जो मृदाएं होती हैं किस रूप से जानी जाती हैं। सफ़ेद मृदा, काली मृदा, कैट क्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एसिड सल्फेट जो मृदाएं होती हैं वो कैट क्ले नाम से जानी जाती हैं, कैट क्ले नाम से जानी जाती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 लवणीय मृदाओं में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए को देखते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी दोनों ए और बी। तो जो ऑप्शन 30 का होगा तो ऑप्शन 30 का होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट जो है वो सारे तत्व पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। जिप्सम की मांग को द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो जिप्सम की मांग को जो ज्ञात किया जाता है उसका ये सूत्र होता है, आप एक बार लिख लीजिएगा। विनिमय सोडियम प्रतिशत, यानी विनिमय सोडियम प्रतिशत को कहते हैं हम लोग एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और विनिमय सोडियम प्रतिशत जो है वो अंतिम होता है, यानी कि पहले वाले को कहते हैं इनिशियल, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इनिशियल और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो जो होता है वो फाइनल हो जाएगा। और CEC जो CEC होता है CEC को कहते हैं कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो CEC होता है इसको कहते हैं कैटाइन एक्सचेंज CEC, यानी कि धनायन विनिमय क्षमता, ये मृदा की वैल्यू होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CSSRI स्थापित किया गया था। CSSRI स्थापित किया गया था। तो CSSRI जो स्थापित किया गया था 1969 में किया गया था। तो CSSRI इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि इसको क्या कहते हैं।
तो इसको कहते हैं सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हिंदी में इसको कहेंगे केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पे, ये भी पूछ लिया जाता है, CSSRI कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में स्थित है। और इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ द सॉइल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग इज सिचुएटेड टू उत्तर। तो इसका जो मृदा का जो मुख्यालय है, जिसको कहते हैं आप नागपुर, ये जो स्थित है आपका नागपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। शुद्ध पानी का pH होता है, pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो शुद्ध पानी का जो pH होता है वो होता है 7। कितना होता है, ऑप्शन ए जो होता है 7। आपको पता होना चाहिए pH कहाँ से कहाँ तक होता है। pH 0 से शुरू होकर 14 तक जाता है। ये जो इधर होता है ये अम्लीय होता है और ये क्षारीय होता है, और इसके बीच में एक वैल्यू होती है जो 7 होती है, और ये क्या होती है, उदासीन होती है। 7 से कम अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। तो शुद्ध पानी का जो pH होता है वो उदासीन होता है, ना ही वो अम्लीय होता है और ना ही वो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन शुद्ध pH पानी का जो pH होगा वो होगा 7। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। शुद्ध पानी का रंग होता है, कलर ऑफ प्योर वाटर। तो शुद्ध पानी का जो रंग होता है वो कोई रंग नहीं होता, ठीक है, वो रंगहीन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न। शुद्ध पानी का रंग होगा वो रंगहीन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंचाई जल की विद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, यानी EC ऑफ इरिगेशन वाटर। तो सिंचाई जल की जो विद्युत चालकता होती है वो 1 DSM-1 से कम होती है। तो ऑप्शन जो हमारा ए हो जाएगा, तो ए को एक बार टिक करते हैं, ऑप्शन संख्या ए। तो 36 का जो हो जाएगा, सिंचाई जल की विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो 1 DSM-1 से कम होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 37 ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू। तो ब्लू बेबी एक सिंड्रोम होता है बच्चों में। तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है वो बच्चों में होता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है इसके बारे में पूछा गया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के विषैलेपन के कारण जो होता है वो ये रोग होता है, नाइट्रेट के विषैलेपन के कारण। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको कौन सा पानी नहीं देना चाहिए, कुएं का पानी कभी नहीं पिलाना चाहिए 1 साल तक के बच्चे को। तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट का जो हीमोग्लोबिन है वो नाइट्रेट के द्वारा ऑक्सीकृत कम हो पाता है। तो इसलिए बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और पानी के विषैलेपन के कारण होता है, जो नाइट्रेट का विषैलापन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 को देखते हैं। 38 कहता है जलमग्नता का प्रभाव है, जलमग्नता का प्रभाव है। तो जलमग्नता का प्रभाव ऑप्शन देखते हैं। वायु संचार का खराब होना, मृदा ताप का गिरना, पोषक तत्वों का निक्षालन, उपयुक्त सभी। जलमग्नता, सपोज करिए पानी भर गया है, तो पानी भर जाने से क्या होगा, वायु का संचार खराब हो जाएगा, ठीक है भैया। मृदा का ताप गिर जाएगा, ये भी ठीक है, क्योंकि मृदा का जो तापमान होगा पानी भर जाने से कुछ न कुछ कमी होगा, ये भी ठीक है। पोषक तत्वों का निक्षालन, यानी ऊपर पानी भरा होगा तो जो पोषक तत्व ऊपर वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, लीचिंग करेंगे। तो ऑप्शन जो है हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा ठीक है। जलमग्नता का प्रभाव क्या होगा, वायु का संचार खराब हो जाएगा, मृदा ताप भी कम हो जाएगा और पोषक तत्वों का निक्षालन भी हो जाएगा। तो 38 का डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 39, लवणों की सफ़ेद परतें मुख्यतः किस मृदा में पाई जाती हैं। लवणों की सफ़ेद परतें मृदा में किस मृदा में पाई जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन ए लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, लाल मृदा। तो कौन सी परतें पूछी गई, लवणों की सफ़ेद मृदा, तो लवणीय मृदा में ही पाई जाएंगी। तो ऑप्शन 39 का ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण कहलाता है। तो यानी कि जो मृदा के जो कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो देखते हैं ऑप्शन को, देखते हैं। ऑप्शन कहता है, ऑप्शन है समतलीकरण यानी लेबलिंग, मृदा क्षरण यानी कि सॉइल इरोजन, भूमि सुधार, उपयुक्त सभी। तो भैया कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा जा रही है, किसके द्वारा? अगर वायु द्वारा जा रही है तो विंड इरोजन हो जाएगा, जल द्वारा जा रही है तो वाटर इरोजन हो जाएगा। तो इरोजन हो रहा है, किस में हो रहा है? सोइल में हो रहा है, यानी कि सोइल इरोजन हो रहा है। तो मृदा क्षरण, एक मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिटक कर जाना, चाहे वो पानी से जा रहे हो, चाहे वायु से जा रहे हो, या अन्य किसी कारण से जा रहे हो, वो मृदा क्षरण कहलाएगा, सोइल इरोजन कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम लघुगणक को जाना जाता है। द नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज। तो इसको जाना जाता है, हाइड्रोजन आयन किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन को हम एक बार पढ़ते हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे गए हैं। विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी, पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कभी भी इसका आएगा तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन जो है इसका सी आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो सांद्रता बढ़ेगी एक, तो किसका लक्षणों को जाना जाएगा? पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से संबंधित आपका पीएच हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42। एस ए आर यानी एस ए आर जिसको हम बताया था सोडियम ऑब्जर्वेशन रेशियो, एस ए आर ज्ञात किया जाता है। तो किसके द्वारा एस ए आर ज्ञात किया जाता है? तो इसका सूत्र यही रहेगा जो आप पहले ऑप्शन पे देख रहे हो, एस ए आर बराबर, ये आप सूत्र एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43। विद्युत चालकता को नापने की इकाई है। विद्युत चालकता को नापने की इकाई है तो मिलीमोल्स प्रति सेंटीमीटर जो होता है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नापने का जो इकाई होती है वो होती है ऑप्शन ए मिलीमोल्स प्रति सेंटीमीटर, विद्युत चालकता को नापने की इकाई होती है। ऑप्शन संख्या 44 को देखते हैं। 44 क्या कहता है? पीएच ज्ञात करने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, यानी किस मेथड से पीएच का वैल्यू यानी कि डिटर्मिनेशन किया जाता है, वैल्यू निकाली जाती है। तो सबसे पहला होता है रंग मापी जिसको क्लोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है ग्लास इलेक्ट्रोड विधि यानी ग्लास इलेक्ट्रोड मेथड जिसको बोलते हैं। प्रमाणित प्रत्यारोपण विलयन विधि यानी बफर सॉल्यूशन मेथड होता है। उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो तीनों हैं ये पीएच ज्ञात करने के ही फॉर्मूले हैं, ये जो विधियां हैं वो पीएच ही निकालने के। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से, ये सभी जो होते हैं वो पीएच को डिटर्मिनेशन करने के ही मेथड होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मृदाएं पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ का लाल मृदाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, भैया ठीक है, यहाँ भी लाल मृदाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी झांसी, ठीक है, झांसी में भी लाल मृदाएं। ऑप्शन सी हमीरपुर, ठीक। तो उपयुक्त सभी जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमीरपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर और बांदा के कुछ क्षेत्रों में जो है वो लाल मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। यानी हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा और ये आपका इलाहाबाद साइड में जो है अब की लाल मृदाएं पाई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46। अम्लीय मृदाओं का पीएच होता है। जो अम्लीय मृदाएं होती हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिडिक सॉइल, तो एसिडिक सॉइल का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितना होता है? आपको बताया था कि 0 से लेके ये जो वैल्यू होती है 14 तक जाती है, ठीक है। तो 7 जो इसका होता है वो न्यूट्रेशन वैल्यू है, न्यूट्रल वैल्यू होती है। 7 से कम होगा तो ये अम्लीय होगी और 7 से ज़्यादा यानी कि 14 की तरफ बढ़ेगा तो ये कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है अम्लीय मृदाओं, तो अम्लीय मृदाएं 7 से कम ही होंगी। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 8.5 और ऑप्शन डी 9। तो देखिए 7 से अधिक है, 8.5 है और 9, यानी ये सब 7 से अधिक में ही जा रहा है ना, तो ऑप्शन ये तो हमारे नहीं हो सकते हैं। तो अम्लीय मृदाओं का जो पीएच होगा वो ऑप्शन ए होगा, 7 से कम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47। अम्लीय मृदाओं में निम्नलिखित आयनों में से किसकी अधिक मात्रा नहीं पाई जाती? तो अम्लीय मृदाओं जो होती हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सी आयन की मात्रा अधिक नहीं पाई जाएगी अम्लीय मृदाओं में? तो अम्लीय मृदाओं में क्या क्या आयन अधिक पाया जाता है उसको देख लेते हैं।
फेरस ठीक है, एल्युमिनियम ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ठीक है और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भाई जो होता है वो अम्लीय मृदाओं में इसकी आयनों की सांद्रता नहीं होती है, तो ऑप्शन जो है वो हमारा डी जो है वो सही रहेगा। तो अम्लीय मृदाओं में मैग्नीशियम नहीं होते और ये जो है ये अम्लीय मृदाओं में इनकी अधिकता पाई जाती है, इनकी अधिकता मैग्नीशियम की नहीं पाई जाती। ये किसमें? क्षारीय मृदाओं की तरफ पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48 को देखने, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन भूमि सुधार के रूप में प्रयोग किया जाता है? भूमि सुधार के रूप में कौन कौन प्रयोग किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चूना है, जिप्सम है, पायरेट है और यही ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऑप्शन क्या हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि जिप्सम भी है, चूना भी है, पायरेट भी है, तो ये आपका तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 कहता है चूना को किस मृदा के भूमि के सुधार में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आप याद रखिएगा, चूआ मतलब चूना, चूआ, चू से हो जाएगा चूना और आ से हो जाएगा अम्लीय, यानी अम्लीय मृदा सुधारने के लिए किसका? चूना का प्रयोग करा जाता है। तो चूहा किस मृदा को सुधारना? तो सीधी सी बात अम्लीय। अब अम्ल देखो, ऑप्शन सी जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अम्लीय मृदा सुधारने के लिए चूना और क्षारीय मृदा को जिप्सम वगैरह से आप ट्रीट करके सुधारते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा आज का 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा मृदा में अम्लता उत्पन्न करता है? कौन सा जो उर्वरक है वो अम्लता उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन के आधार पे हम इसको प्रश्न को करते हैं। तो अम्लता कौन कौन मृदा में बढ़ाता है? कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए अम्लता बढ़ाने के लिए जो उत्तरदायी रहेगा इसमें सबसे ज़्यादा वो यूरिया रहेगी, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया था? भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में सबसे पहला कौन सा उर्वरक बनाया गया? तो ये जो है हमारा यूरिया को भारत में सर्वप्रथम बनाया गया था। इन आधार पे बात कर रहे हैं, यूरिया, एसएसपी, डीएपी, ये दिया गया ऑप्शन है तो इसमें आपका यूरिया रहेगा 51 में। और अगर बात की जाए कि पहला हमारा जो उर्वरक बनाया गया था वो अमोनियम सल्फेट बनाया गया था, एएस अमोनियम सल्फेट बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 1951 में बनाया गया था। तो 1951 में अमोनियम सल्फेट बना लिया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? यूरिया, एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी डायमोनियम फास्फेट। तो ईएसपी, एएस तो पूछा नहीं गया, अमोनियम सल्फेट तो ऑप्शन नहीं आया इसमें, तो इसमें यूरिया दे रखा गया क्योंकि यूरिया का जो बनाया गया था 1959 में बनाया गया था। तो इसके बाद यही ऑप्शन यूरिया आता है। अगर पहला इसमें ऑप्शन दिया होता अमोनियम सल्फेट तो अमोनियम सल्फेट था, और क्योंकि अमोनियम सल्फेट दिया नहीं है तो उसके बाद बनाया गया यूरिया, और यूरिया बनाया गया था 1959 में। तो 59 में जो है वो यूरिया बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉक फास्फेट में फास्फोरस पाई जाती है, तो इनके ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। रॉक फास्फेट 10 से 20 पीएच नहीं पाई जाएगी, 20 से 40 ओके। ऑप्शन बी जो है आपका सही जाएगा, 52 का जो है बी जाएगा, 52 का बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। डिनाइट्रिफिकेशन इज प्रोसेस। तो डिनाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं? किसी चीज़ को सालाना गड़ाने का ही काम किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन को हम एक बार देखते हैं, ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यानी ऑक्सीडेशन, जलयोजन की यानी हाइड्रेशन के बाद कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण तो आपका मिल गया है जिसको कार्बोनेशन से बोलते हैं, और रिड्यूसिंग तो है नहीं, ठीक है। तो 53 का आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगली तरफ की तरफ। 53, 54 वाला प्रश्न देखते हैं। 54 वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नाइट्रीकरण प्रक्रिया किस मौसम में तीव्र होती है? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बीकम रैपिड इन विच सीजन। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कब होती है? ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उपयुक्त सभी। तो नाइट्रीकरण प्रक्रिया किस मौसम में होती है? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बीकम रैपिड विच सीजन, रेनी, विंटर, समर। तो जो हमारी नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होगी वो होगी समर, और समर मतलब ग्रीष्म ऋतु में। तो 54 का ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बनिक पदार्थ
किससे ज्ञात किया जाता है? कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर OM जो है, OM ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? OM जो है और कैसे ज्ञात किया जाता उसके बारे में बात करते हैं। तो OM ज्ञात करने का सीधा सा होता तो जो और ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724, तो ऑप्शन पहला ही है। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर निकल के आ जाएगा। लवणीय मृदाओं को जाना जाता है, लवणीय मृदाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, सोलोनेटेज, सोलन चक्र या सोलन चाक भी बोलते हैं, सोडा चौक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लवणीय मृदा, तो लवणीय मृदा जो तो सोलन चाक से जाना जाता, तो ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन सोलन चौक से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के प्रश्न, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मृदा का जो लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन को देखते हैं, मृदा का लाल रंग, तो मृदा का लाल रंग, अच्छा ये काला रंग पूछा गया। अगर लाल पूछा जाए तो Fe की वजह से होता है। Fe मतलब फेरस की वजह से होता है, फेरस जिसको आप लोग आयरन बोलते हैं। इसमें काला रंग पूछा गया, ये काला पूछा गया। अगर लाल आएगा तो आप Fe लगाएंगे और काला आ रहा है तो आप टिटैनी फेरस मैग्नाइट लगाएंगे। तो यहाँ पे काला पूछा गया, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, और अगर लाल पूछा जाएगा तो Fe लगा देंगे यानी कि फेरस लगा देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58, चूने की मांग शब्द को प्रतिपादित किया। चूने की मांग जो शब्द है उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, शूमेकर एवं अन्य ने, यानी स्मोडोफिल्ड ने, रामामूर्ति ने, सोरेनसन ने। तो चूने की मांग शब्द को प्रतिपादित किया शूमेकर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 59, क्षारीय मृदा का पीएच क्या होता है? तो अभी आपको बताया था क्षारीय मृदाओं का पीएच क्या होगा, इसको करते हैं डिकोड। 7 से कम भैया नहीं अम्लीय हो जाएगा, 8.5 से कम, 8.7 से अधिक, 8.5 से, तो ये ऑप्शन जो हमारा ज़्यादा बेटर जाएगा। क्षारीय मृदा 58, 8.5 से कम, जो अधिक है वो जाएगा 8.5 से अधिक। 60, किस प्रकार की मृदा अम्लता को मृदा पीएच में मापा जाता है? किस प्रकार की मृदा अम्लता को मृदा पीएच में मापा जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या कहते हैं। कुल अम्लता, चल अम्लता, अचल अम्लता, उपयुक्त सभी। तो 60 का उसको इंग्लिश में देखिए, टाइप ऑफ सॉइल एसिडिटी मेजर्ड इन सॉइल पीएच। तो मृदा की किस तरह की अम्लता को पीएच में मापा जाता है? टोटल एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी, पैसिव एसिडिटी, ऑल ऑफ दीज। तो मेजर्ड सॉइल पीएच, एसिडिटी ऑफ सॉइल पीएच, तो ये जाएगा आपका एक्टिव एसिडिटी, चल अम्लता में, यानी कि जो मृदा अम्लता को जो पीएच में नापा जाएगा वो किसमें? चल अम्लता को नापा जाएगा, कि जो एक्टिव एसिडिटी होती है वो कितनी है इसके अंदर मृदा की पीएच। ठीक है, तो आज की जो 60 प्रश्नों की जो आपकी वीडियो थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया कि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। कोशिश करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेंड करिए और उनको याद करने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और आप लोगों के जल्द ही एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को उम्मीद करते हैं नोट करते रहेंगे और अच्छे से याद करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।